हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका गाइड अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीपी क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट इकाई और मात्रक, चैप्टर 2 यांत्रिकी यानी द्रव्यमान गति ऊर्जा कार्य संवेग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे और उन सारे चैप्टर से जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था। आज के हमारा तीसरा टॉपिक यानी कि चैप्टर है दोस्तों गुरुत्व के अधीन गति। इन चैप्टर को हम लोगों ने क्लियर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा जाएगा और क्या क्या बताया जाएगा, ठीक है। और इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गुरुत्व के अधीन गति फर्स्ट है, पॉइंट दे रहा है ग्रहों की गति, ठीक है। यानी इससे पहले हम लोग जानते हैं गति यानी गति के बारे में न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, जैसे कि न्यूटन के फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। यानी फर्स्ट नियम वो कहता है न्यूटन के जब कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी या गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ में कहता है, सेकेंड लॉ एफ बराबर ए में, अर्थात फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है। और तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये न्यूटन का 3 नियम है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। ग्रहों के गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं, ठीक है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का और मंगल का 2 उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और मंगल का 2 है यानी कि फोबोस और डिबोस। और शनि के सर्वाधिक यानी 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रहों के नाम बताएं, तो जो कि शनि के 82 दिया हुआ है और बृहस्पति का 79, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर के नियम। केपलर एक वैज्ञानिक है जो ग्रहों के गति के नियम को परिभाषित करते हैं, ठीक है। जर्मन खगोलशास्त्री जोहानेसन केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति के संबंधित 3 नियम दिए थे, ठीक है। फर्स्ट नियम कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षा में एक फोकस पर होता है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक है। चलिए केपलर के तृतीय नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहते हैं, सॉरी दूसरा पॉइंट में है, कुछ बचे हुए हैं। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम प्रतीत होती है, ठीक है। आइए ग्रह केपलर के तृतीय नियम कहता है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के अनुक्रमणानुपाती होता है, ठीक है। ये केपलर के 3 नियम थे। अब देखते हैं यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी की ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षक बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित निम्नलिखित नियम दिए थे, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षक बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है यदि 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा दूसरा m2 है और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच
कार्य करने वाला आकर्षक बल होता है F समानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर F बराबर यानी कि बल बराबर हो जाएगा G इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ G एक अनुक्रमणापाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, दूरी r मीटर में तथा द्रव्यमान m1 और m2 किलोग्राम में हो तो G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। प्रयोग द्वारा G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी वह आकर्षक बल है, यानी गुरुत्व ग्रेविटी वह आकर्षक बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। जैसे कि ये है गुरुत्व आकर्षण बल जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर ये खींचती है, ठीक है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप में फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाती है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे G से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे छोटा g और बड़ा G में क्या अंतर या क्या संबंध है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है Gme बटा Rme स्क्वायर, यानी जो कि G है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और me यानी कि हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान और me यानी Re पृथ्वी का यानी R हो जाएगा पृथ्वी का त्रिज्या। देखते हैं नेक्स्ट। स्पष्ट है कि G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, समान त्वरण उत्पन्न। यदि वह एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वस्तु वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव तथा संयान आकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर G के मान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी तल पर G का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, अर्थात पोल्स पर ध्रुव का मान क्या हो जाएगा, ध्रुव पर G का मान सबसे अधिक यानी महत्तम हो जाएगा और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर G का मान यानी कम हो जाएगा, ठीक ना, सबसे कम। नेक्स्ट देखते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वित्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, जहाँ m होता है द्रव्यमान एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में v चाल से परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह के अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर बटा r हो जाएगा, ठीक है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है अतः G बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा √G इंटू m बटा r हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लायन वेग। सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है, लेकिन प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है।
प्लायन वेग से फेंकने के लिए पिंड की दी गई गतिज ऊर्जा प्लायन वेग कहलाती है। ठीक है, नहीं कोई वस्तु को फेंकते हैं ऊपर तो वो वहां से वापस नहीं आती है, यही प्लायन वेग होता है। ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। आइए समझते हैं सरलोलक। यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिर को घर्षण रहित डिंड आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरलोलक कहलाता है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी डिंड आधार से लटका देते हैं तो यही व्यवहारिक सरलोलक कहलाता है। आइए देखते हैं सरलोलक का आवर्तकाल क्या होता है। किसी सरलोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड निम्न सूत्र से दर्शाई जाते हैं, जो कि टी बराबर होता है 2 पाई √L/g होता है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड यानी पूछता है तो इस फार्मूला से हम लोग याद रखेंगे और इससे निकलता है। हमारे एग्जाम में काफ़ी बार इससे प्रश्न बनते हैं। आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं इनसे, जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर्यभट्ट, बी में बमई, सी में बुधगुप्त और डी में दिया है ब्रह्मगुप्त। तो यही डी आंसर हम लोग का सत्य हो जाएगा। ये न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती हैं, सब वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो सब कोई जानता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने दिए थे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूटन ने किए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम को। प्रश्न संख्या 4 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट है गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी में है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है और डी में वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष में यात्री निर्वात में सीधे खड़ा नहीं होने का कारण है वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। ठीक ना, गुरुत्व नहीं होता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका व्याख्यान पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियान में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय तथा अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, होता है बहुत कम गुरुत्व होता है अंतरिक्ष में। क्वेश्चन संख्या 5 है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेव छोड़ा जाता है, वहां से एक सेव छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन कह रहा है, एक नंबर है पृथ्वी की ओर गिरेगा, दूसरा कह रहा है कम गति से गतिमान होगा, तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, डी कह रहा है, और डी कह रहा है अधिक गति से गतिमान होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सत्य हो जाएगा, यानी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है पीसा जो कि झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, यानी डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है अब जितना होगा उसका 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 8 की तरफ चलेंगे। 8 में प्रश्न पूछा गया है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार अपरिवर्तित होगा। ठीक ना, भार में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है
लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? सभी के सभी एक साथ पहुंचेंगे, ठीक ना। क्यों पहुंचेंगे, आइए यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या ये सी हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं क्यों बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी, ठीक है। हवा उपस्थित होगा तब, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है, दो गेंदें ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई में से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होगा? ए में है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी में है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, सी में है ए और बी दोनों साथ पहुंचेगी, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी उसका भार जो है सेम है, ठीक ना, और ऊंचाई 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जा रहा है, तो वो ए और बी दोनों जो है यानी 10 किलोग्राम के गेंदे और 1 किलोग्राम के गेंदे दोनों एक साथ गिरेगी। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, अतः दोनों गेंदें समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते दोस्तों, धन्यवाद।